अगर मैं अभी लिखूं यूपीएससी तो मुझे विश्वास नहीं है शायद कि मैं इसको क्लियर कर पाऊँ। सर सीसैट को परमानेंटली ख़त्म करना आप कहाँ तक इसको देखते हैं सही है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता परमानेंटली ख़त्म करना चाहिए। जो भारत का राजदूत होता है वो खाली मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो पूरे भारत सरकार को रिप्रेजेंट करता है। मैंने खुद कभी नहीं सोचा था यूपीएससी एग्जाम लिखूं, मैं दोस्तों के चक्कर में आ गया था। एक्सीडेंटली हो गया क्या सर ये? एक्सीडेंटली हो गया। दोस्तों आज के इंटरव्यू में हमारे साथ एक खास मेहमान है संदीप चक्रवर्ती जी। ही इज़ ए IFS, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर 1996 बैच के हैं, यूपीएससी क्रैक की, उसके बाद इंडियन फॉरेन सर्विसेज में आए। इनकी जर्नी बहुत लंबी रही है और एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है एक्सटर्नल अफेयर्स का। सर की जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, आज के इस इंटरव्यू में मैं शेयर करूंगा आप सभी के साथ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प करेगा। सर की एक्सपर्टीज़, नॉलेज और अब तक का अनुभव इस फील्ड में आप सभी के लिए एक गाइड बन के आया है। सबसे पहले सर शुक्रिया आपका, आपने बहुत ही बहुमूल्य वक्त हमें दिया। नहीं, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आपके माध्यम से युवा लोगों से बात कर पा रहा हूँ। मैं बहुमूल्य इसलिए कह रहा हूँ कि सर अब इंडोनेशिया जा रहे हैं एज ए फॉरेन एम्बेसडर, और अभी जो है घर में सारी वाइंड अप हो रही है और शिफ्टिंग की अरेंजमेंट हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सर ने उस बिजी शेड्यूल में हमारे लिए ये वक्त निकाला, इसलिए मैं सर को थैंक्स कर रहा हूँ। सर ये आप 96 बैच के, राइट सर? सो उस वक्त क्या माहौल था यूपीएससी का? आप अभी जो सिचुएशन है वो आप जान रहे हैं, वेरी डायनामिक, मतलब अनप्रेडिक्टेबल हो गया यूपीएससी। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं, आपके वक्त का यूपीएससी और इस वक्त का यूपीएससी, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आप अपनी जुबान से? यूपीएससी का जो परीक्षा है वो कठिन मुझे पता था लेकिन अब शायद बहुत कठिन हो गया है। और अगर मैं अभी लिखूं यूपीएससी तो मुझे विश्वास नहीं है शायद कि मैं इसको क्लियर कर पाऊँ। हमारे समय में कंपटीशन था लेकिन इतना नहीं था, और काफ़ी परिवर्तन हुआ स्ट्रक्चर में। एक तरीके से जो लोड है स्टूडेंट पे शायद कम हुआ है, क्योंकि हमारे समय में 2 ऑप्शनल्स होते थे। अच्छा, आज एक ऑप्शनल है, लेकिन जनरल स्टडीज़ पे बहुत फोकस है। पिछले 3-4 साल 5 साल की बात है कि इंजीनियर्स काफ़ी आ रहे हैं सर, IIT किए हुए बच्चे, BTech MTech ये ऐसे बच्चे भी आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको दिक्कतें हो रही, लाइक इंजीनियर्स आके ऑक्यूपाई कर रहे हैं उनके स्पेस को, उनकी रिज़ल्ट अच्छी हो रही है, और कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी फील होती है नॉन इंजीनियर्स जो हैं स्टूडेंट को। इसको कैसे देखते हैं सर आप? ये तो बड़ा कठिन सवाल आपने मुझे से पूछा, मुझे इसका एहसास नहीं है। लेकिन हाँ, इंजीनियर्स का भी उतना ही हक है जितना नॉन इंजीनियर्स का हक है, और वो अगर अच्छे छात्र हैं, अच्छे पढ़ाई में हैं और सिविल सर्विस करना चाहते हैं तो उनको उसमें कोई बाधा देने वाली या रोकने की बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है बैलेंस लाने की कोशिश होगी। अगर वो बैलेंस शायद आया था पीछे, अगर सर अभी बैलेंस कैसे करेंगे? अभी जैसे सीसैट के पेपर आए हैं, आपने देखा भी होगा कि इसमें जो क्वेश्चंस थे सर वो IIT लेवल के थे, तो ये तो इंजीनियर्स ही बना सकता है, मैथमेटिक्स स्टूडेंट बना सकता है, नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए तो बहुत दिक्कत है। तो इसको बैलेंस कहना कहाँ तक सही रहेगा? नहीं, मैं ये कह रहा था कि बैलेंस लाने की कोशिश की गई होगी, अब वो विफल हो रहा होगा, तो मुझे लगता है कि इसमें फिर परिवर्तन आएगा। और मैंने भी अखबारों में पढ़ा कि इस बार सीसेट के जो क्वेश्चंस थे बड़े कठिन थे और यूनिवर्सिटी लेवल के थे, जबकि बेसिक 10th क्लास 11th क्लास एप्टीट्यूड ही देखना है ना। बिल्कुल। तो काफ़ी शिकायतें आई हैं, मैंने भी सुना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें परिवर्तन आएगा। काफ़ी संख्या में स्टूडेंट है सर, इसके लिए प्रोटेस्ट अभी चल ही रही है अनफेयर सीसेट करके, और वो चाहते हैं कि जो सीसेट का पेपर हुआ था उसको आइदर मार्क्स कम कर दिया जाए कट ऑफ करके, और या फिर सीसेट को परमानेंटली ख़त्म कर दिया जाए। सर सीसेट को परमानेंटली ख़त्म करना आप कहाँ तक इसको देखते हैं सही है, उनकी डिमांड जो है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता परमानेंटली ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिकल लॉजिकल थिंकिंग चेक करना होता है, थिंकिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी, थिंक क्विक, हाँ, और जो तुरंत सोचना, किसी परिस्थिति में डिसीजन मेकिंग करना। लेकिन बहुत कठिन हो जाना भी शायद अच्छा नहीं है, और एक मिनिमम क्वालिफाइंग तो होता है सीसेट, तो इसमें बहुत कठिन देख के क्वालिफाई कराने में और थोड़ा सा मतलब मीडियम डिफ़िकल्टी लेवल का हो तो ज़्यादा अच्छा है। उससे क्या होगा कि डाइवर्स स्टूडेंट्स आएंगे, मेरा ये मानना है। और मैंने भी पढ़ा अखबारों में कि काफ़ी लोगों को
इससे नाखुशी हुई है और मुझे विश्वास है कि इसमें परिवर्तन हो सकता है। अब क्या होगा मुझे मालूम नहीं इसके बारे में। सर आपकी प्रोफाइल पे आते हैं, ये जो विदेश मंत्रालय होती है, एज ए एम्बेसडर आप इंडोनेशिया के एम्बेसडर बनने जा रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन सर। इस प्रोफाइल में, हर एक प्रोफाइल में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होती है, ऑब्स्टिकल्स होते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई भी काम आसान नहीं होता है। आप किस तरह से उसको देख रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पे, आपकी नॉलेज पे, हर चीज़। तो सर इसमें किस किस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं? डेमोग्राफी की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इसको कैसे देखते हैं सर आप? नहीं देखिए, अपना देश को छोड़ के दूसरे देश में जाके काम करना ये तो चैलेंजिंग है ही। और आप भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको हर बात तोल के बोलना है, हर कदम आपको समझ के रखना है। और संबंध बड़े घनिष्ठ हैं। आजकल भारत वर्ल्ड में प्रोफाइल अच्छा बना रहा है, सब भारत को जानते हैं, तो आप भारत को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं ये भी कहूँगा कि जो भारत का राजदूत होता है वो खाली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो पूरे भारत सरकार को रिप्रेजेंट करता है। एक तो कि भारतीय मूल के लोग बाहर बहुत रहते हैं, कुछ तो वहाँ बसे हुए हैं, कुछ आना जाना करते हैं। तो हमारी जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो अगर कठिनाई में आए, मुश्किल में, उनको मदद करना, उनको सहयोग करना, वाणिज्य में सहयोग करना, निवेश में सहयोग करना, जो हमारे राजनीतिक संबंध हैं, आदान प्रदान, लोगों का आना जाना, उसमें मदद करना, कल्चरल एक्सचेंजेस को बढ़ाना, स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना। तो एक एम्बेसी में कई तरह के काम होते हैं और अल्टीमेट एम होता है कि जिस देश में आप हैं उस देश का भारत से संबंध बढ़ता रहे, आगे बढ़े, उसमें दोनों देशों को लाभ हो, अपने देश को तो लाभ हो लेकिन दूसरे देश को भी लाभ होना चाहिए, नहीं तो उसके बाद वो नहीं करेगा आपके साथ। तो ये एक भारत का, मैंने अपने करियर में देखा है, मुझे अभी 27-28 साल हो गए हैं, भारत का प्रोफाइल में एक रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट आई है और उसकी वजह से काफ़ी कुछ करने को होता है बाहर जाके। और जैसे आपने इंडोनेशिया का नाम लिया, हमारा इंडोनेशिया के साथ वाणिज्य $40 बिलियन का है, तो उसमें भारत भी पदार्थ वहाँ बेचता है और हम खरीदते भी हैं, तो उससे काफ़ी डायनामिज्म आ जाता है रिलेशनशिप। सर इस प्रोफाइल में जैसे आप कह रहे प्रमोशन भी होती है टाइम टू टाइम सारी चीज़, तो ये प्रमोशन अप टू कहाँ तक भी जाती है और किस लेवल तक पहुँचते हैं लोग? देखिए, विदेश सेवा भारत सरकार की एक सेवा है, तो भारत सरकार में जैसे पद हैं उसी तरह के पद विदेश मंत्रालय में भी है। जैसे अभी मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, इसके बाद प्रमोशन होने पे एडिशनल सेक्रेटरी होगा और अगर समय रहा तो सेक्रेटरी भी बन जाएंगे। सिलेक्शन के बाद जो आईएफएस बनते हैं उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है और उनमें किस किस तरह की चीज़ ट्रेनिंग दी जाती है सर? किन किन बातों का ध्यान दिया जाता है, मतलब सिखाया जाता है स्टूडेंट को? देखिए, एक तो ट्रेनिंग होता है आपका फाउंडेशनल कोर्स जो मसूरी में, लबसना में होता है, सारे सर्विसेज के लोग होते हैं। उसका बड़ा एक फ़ायदा है कि हम एक दूसरे को जान जाते हैं, क्योंकि बाद में चल के सबके साथ मिल के काम करना होता है। वो बहुत एक अच्छी चीज़ है हमारे सर्विस की। उसके बाद सारे सर्विसेज अपने अपने एकेडमीज़ में चले जाते हैं। हमारी जो विदेश सेवा संस्था है इधर, सुषमा स्वराज इंडियन फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट, वो इधर जेएनयू के पास में है, वहाँ हम लोगों की करीब 1 साल की ट्रेनिंग होती है। उसमें विदेश नीति, इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी और जो आपके जो एम्बेसी में काम करते हैं उसकी ट्रेनिंग, फिर डेस्क अटैचमेंट, थोड़ा विदेश में एम्बेसी ट्रेनिंग और आर्मी अटैचमेंट, कई तरह के एलिमेंट्स एंड कैप्सूल्स होते हैं। उसको करने के बाद 1 साल करने के बाद, करीब करने के बाद जो फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स होते हैं वो विदेश जाते हैं भाषा सीखने। अच्छा, हाँ, भाषा सीखना अनिवार्य है। नहीं, भाषा किस तरह की आपको कहे भाषा विदेशी, आपके लोकल लैंग्वेज या फिर किस तरह से language? नहीं, जैसे आजकल 5-6 भाषाएं सिखाई जाती हैं, यूएन लैंग्वेजेस, जैसे चीनी हुआ, अरबी हुआ, स्पेनिश हुआ, फ्रेंच हुआ, रशियन हुआ। तो मैं आपको क्या फ्लुएंट होना पड़ता है? फ्लुएंट होना पड़ता है। तो मैं तो बहुत साल पहले मैंने स्पेनिश भाषा सीखी थी। अच्छा। तो मैड्रिड में जाके सीखी थी यूनिवर्सिटी में, तो अभी भी मेरे पास है, मैं बोल लेता हूँ स्पेनिश। अभी जैसे इंडोनेशिया जा रहे हैं तो सर वहाँ पे किस तरह की लैंग्वेज बैरियर होगी आपके लिए? हाँ, आप किस तरह मैनेज करेंगे सर? तो पहली बार मेरे को ये बैरियर फेस करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले मैंने जो भी पोस्टिंग की है वो वहाँ पे या तो स्पेनिश बोली जाती थी, या अंग्रेजी या बांग्ला। मैं बांग्लादेश में भी था, तो मुझे कभी भाषा की प्रॉब्लम नहीं हुई। पहली बार ये भाषा इंडोनेशिया मुझे सीखना पड़ेगा। मैंने शुरू कर दिया है पॉडकास्ट में सीखना, और बताते हैं कि ज़्यादा कठिन नहीं है। उसमें जो कई शब्द हमारे भारतीय मूल के भी उसमें हैं और कई बातें समझ में भी आ जाती हैं। अच्छा, तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन मेरे को भाषा सीखना है। तो मतलब सिलेक्शन के बाद भी, ट्रेनिंग के बाद भी
पढ़ते रहना पड़ता है, सीखते रहना पड़ता है, मेहनत करती रहनी पड़ती है अपने प्रोफाइल को अपग्रेड करते हुए, यही ना सर? सर आप जब प्रिपरेशन करते थे यूपीएससी की, तो आपने क्या सोचा था कि आपको आईएएस बनना है, आईएफएस बनना है, या आईएफएस पहले से आपको प्लानिंग में था सर? नहीं, मेरा ना थोड़ा सा यूपीएससी का प्लानिंग थोड़ा भिन्न तरीके था। मैंने खुद कभी नहीं सोचा था यूपीएससी एग्ज़ाम लिखूं, मैं दोस्तों के चक्कर में आ गया था। तो फिर दोस्त का तो थैंक्स कहना चाहिए फिर। दोस्त थैंक्स ही कहता। किसी दोस्त को खुद को लिखना था, वो लिखना नहीं चाह रहा था। तो वो बोला कि तुम मेरे साथ तैयारी करो, मेरे साथ पढ़ो। मैं तो नौकरी करता था, मैंने काफ़ी देरी से सर्विस ज्वाइन करी है, 27-28 साल की उम्र में, और मैं जहाँ था मैं खुश था। अच्छा। और लेकिन तो ये एक्सीडेंटली हो गया क्या सर? ये एक्सीडेंटली हो गया। इतनी नॉलेज एक्सपीरियंस को सर को है, उस चीज़ को सर ने एक अपनी बुक में निचोड़ के डाल दिया। ये है इंटरनेशनल रिलेशंस डिप्लोमेसी प्राइमर बाय संदीप चक्रवर्ती सर। ये बुक सर ने लिखी है, बहुत ही संक्षेप में है, लेकिन वो कहते हैं ना कि संक्षेप में ही है लेकिन सारी चीज़ें आपको वो कैटर करेगी इंटरनेशनल रिलेशन को, अगर आप पढ़ना चाहते हैं। ये बुक अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। इस बुक की लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा। साथ में इस बुक को ज़रूर पढ़िए। और ये जितने भी यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं और स्टेट पीसीएस के हैं, उन सभी के लिए फ्रेम की गई है। सर इस बुक में क्या ख़ास है? और यूनिक पब्लिकेशन की ये बुक है। सर इसमें क्या ख़ास है इस बुक में जो आपने ये बुक लिखी है? देखिए, ये जो किताब बनाई है, मैं लिखी है नहीं कहूँगा, क्योंकि ये प्राइमर है। अच्छा। इसमें कोई मैंने ओरिजिनलिटी नहीं है, इसमें एक संकलन है, चीज़ों को जोड़ा गया है। तो इसको लिखा है एक यूपीएससी एस्पिरेंट ने। अच्छा। और मेरी जो टीम में थे। अच्छा। आइडिया मेरा था, और मैंने बहुत कई साल पहले सोचा था इस तरह की किताब होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी किताबें होती हैं, ग्रंथ होते हैं। मैं ग्रंथ नहीं लिखना चाहता। मैंने कहा कि ये कुंजी कह सकते हैं, कुंजी कह सकते हैं, लेकिन एक स्तर का है। और तो मैंने बात मेरे दिमाग में थी, और मैंने शुरू में काम भी किया था, फिर छूट गया काम के प्रेशर में। फिर ये दो लोग मेरे किसी तरीके से मेरे जीवन में, एक एस्पिरेंट थे, ऋषभ बोल के एक लड़का था, वो हमारे साथ इंटर्न था। तो मुझे बोले कुछ काम दीजिए। मैंने कहा तुम क्या पढ़े हो? कहते इंटरनेशनल रिलेशंस। मैंने कहा ये मैं दिमाग में एक मेरा प्रोजेक्ट है, इसमें मैंने काम किया, तुम इसमें मदद करो। तो वो लड़का बड़ा रुचि से उसमें लग गया। और फिर आपने अपाला मिश्रा की बात की, वो भी मेरे साथ काम करती है। तो मैंने कहा अपाला हम लोगों ने ये बनाई, तुम इसको देखो। तो उसने बोला कि हाँ ये हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि मैं अभी यूपीएससी दे के आई हूँ, तो इसको इस तरीके से करते हैं। तो उन्होंने आइडियाज़ दी। फिर हम तीनों ने मिलकर इस पर काम किया। इस बुक में 3 ब्रेन्स हैं। 3 ब्रेन्स हैं, 3 इंटेलिजेंट एक्सपर्ट ब्रेन्स की कुंजी कह सकते हैं सर को। शॉर्ट में लिखी गई है, और जो चीज़ लेंदी होती है पढ़ने में बोरिंग होती है, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पढ़िएगा, आपको हर एक सब्जेक्ट में, हर एक टॉपिक पे इंटरेस्ट आएगा, फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे अगर इस इंटरनेशनल रिलेशन में माहिर होना है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक्स वंस अगेन। थैंक्स सर।